कैसे हो बालक? तो आज हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे आपसे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएँगे। सबसे पहले आज की कुछ प्रमुख न्यूज़ और खबरों के बारे में जान लेते हैं। पहला खबर ये है कि जो सदन में जो बिहार सरकार ने ये किया था कि आरक्षण 65% कर दिया गया था, उसे हाई कोर्ट ने निरस्त करने के बाद लोगों ने उँगलियाँ उठाई कि और लोगों ने कहा जैसे कि अभी जातिगत जनगणना हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। तो विपक्ष पार्टी का आरोप है, हम कभी और बताएँगे कि विपक्ष पार्टी क्या होता है। लेकिन अभी आपको हम ये बताते हैं कि जो विपक्ष पार्टी ने कहा कि 85% आरक्षण, बल्कि हम आपको बताना चाहेंगे कि आरक्षण क्या है, आरक्षण का अर्थ क्या है, आरक्षण आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और क्या बी आर अम्बेडकर को ही आरक्षण का जनक माना जाता है? तो ऐसी बात नहीं है, बी आर अम्बेडकर को आरक्षण का जनक नहीं माना जाता है। इन्होंने आरक्षण के प्रावधान की चर्चा की थी। हम पूरी तरह से आरक्षण कब शुरू हुआ और क्या हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला खबर हमारा ये था कि हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण वाले कानून को निरस्त कर दिया है। अब वह अस्तित्व में नहीं है, जो 50% आरक्षण का है, अब वही रहेगा। दूसरा खबर ये है, हम आरक्षण पे डिटेल में चर्चा करेंगे अभी ही। दूसरा खबर है कि हेमंत सोरेन जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका शपथ ग्रहण होता है। बच्चों, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण उस राज्य का राज्यपाल करवाते हैं, ठीक है? तो जो भी विधायक दल का नेता होता है, वो विधायक दल का जो नेता होता है, वो राज्यपाल के पास जाता है और अपना बहुमत प्रस्तुत करता है कि मैं आपके राज्य में बना सकता हूँ सरकार। तो फिर वो सरकार बनाना और शपथ ग्रहण प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें होता है। अगर मान लेते हैं किसी एक को बहुमत नहीं मिलता है, तो केंद्र सरकार क्या करती है कि अगर कोई भी दल समर्थन में नहीं आता है और राज्य नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है पूरे राज्य में। तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले बार भी वही थे। जो झारखंड एक राज्य के रूप में बनता है, वो है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य बनता है, ठीक है? तो अभी वहाँ पर इसकी सरकार हुई है। महाराष्ट्र में मोस्ट प्रोबेबली अभी सरकार बनने का कौन से मुख्यमंत्री बनेंगे इसका निर्धारण नहीं हुआ, अभी-अभी चुनाव हुआ था, तो ये खबर है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मनाया गया है, 26 नवंबर 2015 के बाद से एक नया दिन आया है। 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको संविधान के बारे में थोड़ी हम जानकारी देंगे कि संविधान कौन बनाया था और बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आपसे और ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, हम कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे कि जैसे संविधान है, तो संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? अगर आपसे पूछेगा और संविधान है क्या? जैसे कि 26 नवंबर को भी क्यों मनाया जाता है? और 26 नवंबर से पहले अगर जैसा हमने आपको कहा कि 2015 के बाद से इसे मनाया जाता है। उससे पहले 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में जाना जाता था 26 नवंबर को। लेकिन जब 2015 में बी आर अम्बेडकर की 125 वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उसी वर्ष तत्कालीन सरकार ने ये निर्धारित किया कि अब से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि बी आर अम्बेडकर के मूलभूत चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा सकें और संविधान क्या है ये भी बता सकें। तो संविधान बनने में कितना देर, देखो संविधान जब बनना था तो क्या हुआ कि एक समूह का गठन किया जाता है। आपके घर में भी कोई नियम कानून बनना होगा, तो सभी लोग एकत्रित होंगे। इसी तरीके से जब संविधान बनना शुरू हुआ या बनाया गया, तो उसमें सभी लोग एकत्रित हुए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान का एक गठन होता है और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और उसके बाद संविधान सभा का एक प्रारूप समिति, मतलब कौन से इसको हेड करेंगे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। बाद में अब ये शुरुआत में जैसे हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहला गठन किया गया था, पहली बार बैठक हुई थी, उसमें बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे। बाद में गांधी जी ने सजेस्ट किया था, हमारे महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनको कानून की जानकारी बहुत अच्छी थी। ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, कानून के जानकार थे। तो इस वजह से इनको क्या किया गया कि इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये पूरी रूपरेखा तैयार करना कि कौन कहाँ पे होगा और क्या चीज़ें तय की जाएगी, और इन सभी चीज़ों का निर्धारण ये बी.आर. अम्बेडकर करते थे। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। बच्चों, इसी तरह से बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है और संविधान को बनाने वाले भी कहा जाता है। तो ये निर्धारित हुआ, उसके बाद संविधान बना। टोटल संविधान बनने में जो लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो टोटल संविधान बनने में समय लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, और ये संविधान बन करके तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये जो संविधान है पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी को हुआ, और वो भी 1950 में। तो क्या हुआ कि ये तैयार जो हुआ था प्रारंभिक में इंग्लिश में हुआ था, तो इसे ट्रांसलेट हिंदी में करने के लिए, क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 थी, हिंदी और इंग्लिश। तो इन 2 में जो ट्रांसलेट किया गया और उसमें वक्त लग गया इसको, और लोगों को प्रसारित भी करना था, तो प्रचार प्रसार में समय लग गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। ये डेट हमेशा याद रखिएगा। संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। अगला आता है कि संविधान जो है, इसकी आत्मा किसे कहा जाता है? आप भी स्कूल में पढ़ते होंगे। तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रियम्बल को कहते हैं, प्रस्तावना। आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो देखना, दीवालों पर लिखा रहता है प्रस्तावना। उसको ध्यान से आप याद कर लेना, जिसमें लिखा रहता है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सब चीजें लिखी जाती है। तो ये चीजें हुई, हमने आपको बता दिया कि बैठक कब हुआ, पहला ये सारी चीजें, और ये सारा चीज आपको हमने बता दिया। तो बच्चों, ये हमारे बारे में सारी चीजें थी। ये संविधान के बारे में था। संविधान लागू हुआ है, संविधान निर्माण हुआ 15 अभी 2015 से पहले 26 नवंबर को हम कानून दिवस के रूप में मनाते आए हैं। अभी जो है हमने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि संविधान दिवस जो है वो कब से मनाया जा रहा है, तो 2015 से। उसके पहले क्या मनाया जाता था? कल ही के दिन। तो जो 26 नवंबर के दिन मनाया जाता था वो था कानून दिवस के रूप में। बच्चों, संविधान और कानून में अंतर है, ये चीजें हम कभी और चर्चा करेंगे कि संविधान और कानून में क्या अंतर है। ठीक है, कभी और चर्चा करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे आरक्षण। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके दिमाग में भी आता होगा कि आरक्षण जो है वो, उसकी शुरुआत कब हुई, क्या था आरक्षण? तो देखो, आरक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने घर में को, ठीक है, तो हम ये कहते हैं ना, जब सोने की बात आती है, घर में कमरे अगर आपके घर में आता है, तो जैसे दादाजी हैं, तो दादाजी को जमीन पे ठंड लगेगी, तो हम कहते हैं ना, उनको बेड पे सुलाते हैं, बाकी सब लोग नीचे सो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो नीचे सोने वाले जो लोग हैं, या जो भी तरीके के लोग हैं, वो सक्षम हैं। या बहुत से लोग ये कहते हैं कि चलो एक लोग नीचे सो जाएगा और बाकी लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे।
या इस तरह से सोचते हैं कि जो पंखा का नीचे होगा, जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है अपने घर में, तो हम क्या करते हैं उसे कि जैसे छोटा सा बच्चा है तो उसका स्पेशल केयर करते हैं ताकि वो आगे चल करके वो मजबूत हो जाए। तो इसी तरीके से हमारे समाज का भी प्रारूप है। हमारे समाज के प्रारूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं। तो जो कमज़ोर हैं, उनको सक्षम के बराबर बनाने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये क्या आज ही शुरू किया गया या भारत में आज ही शुरू किया गया? नहीं। ये बहुत पहले से शुरुआत चलते आया है। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो ये भी एक तरह का आरक्षण ही तो था कि राजा का बेटा राजा बन जा रहा है, तो आरक्षण हमने दे दिया। या जैसे आज हम बात करते हैं, आरक्षण ज़रूरी नहीं कि एक स्वरूप में हो, आरक्षण का स्वरूप बदलते रहता है, ठीक है? तो आरक्षण की भी शुरुआत होती है सबसे पहला, अगर भारतवर्ष में हम मॉडर्न भारत की बात करें, मध्यकाल की हम छोड़ देते हैं। अगर हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आज का नहीं है, आरक्षण वैदिक काल से ही चली आ रही है आरक्षण की चीज़ें, ठीक है? लेकिन आरक्षण का स्वरूप बदल रहा है, आरक्षण का स्वरूप बदल रहा है। जैसे पहले ग्रंथ पढ़ने की परंपरा जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रंथ और वैदिक पूजा पाठ करेंगे तो पंडित ही कराएँगे। तो ये भी तो एक आरक्षण ही है। कारपेंटर का काम कारपेंटर ही करेगा, ये भी तो एक आरक्षण ही है। तो आरक्षण का स्वरूप बदला है, ठीक है? आरक्षण वैदिक काल से चली आ रही है, इसीलिए कहा जाता है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, आरक्षण का स्वरूप बदलेगा, ठीक है? तो जो वर्तमान आरक्षण का सिस्टम हम जो देख रहे हैं, जैसे लोगों को नौकरियों में आरक्षण और उनको पदोन्नति में आरक्षण या किसी प्रकार शिक्षा में आरक्षण, तो इसकी जो शुरुआत है ये वर्तमान भारत में सबसे पहले हंटर कमीशन 1882 के दरमियान, जब महात्मा ज्योतिराव फूले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी लोगों के लिए। जब अंग्रेज आए भारत में और शासन करने लगे, तो शिक्षा की लड़ाई में ज्योतिराव फूले जी, जो 1882 में उन्होंने पहला बार कहा कि हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अनुपातिक आरक्षण की मांग की। जैसे उस समय सरकार में अंग्रेज थे, तो उसकी आरक्षण की बात जो है उन्होंने की थी, ठीक है? तो ये बात पहले से। उसके बाद त्रावणकोर सामंती रियासत में 1851 में प्रारंभ में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों को अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन। जैसे वहाँ पे त्रावणकोर जो एक जगह है, त्रावणकोर में क्या हो रहा था कि वहाँ के लोगों को अनदेखा करके किसी और को नौकरी दे दी जा रही थी सरकारी में। तो उन लोगों ने कहा, आवाज़ उठाया कि नहीं, यहाँ के लोकल लोगों को भी आरक्षण दीजिए, लोकल लोगों को नौकरी दीजिए। तो इसकी बात 1891 में फिर से एक बार लहर उठी और उसके बाद 1901 में महाराष्ट्र के सीमांती सियासत कोल्हापुर में साहू जी महाराज के द्वारा फिर से एक आरक्षण की बात कही जाती है, जिसमें बड़ौदा और मैसूर की रियासतों को आरक्षण पहले से लागू किया गया था और उसी की बात कही गई थी। तो ये शुरुआत हुआ था सबसे पहले 1862 में, फिर 1891 में, अब आते हैं 1901 में, और 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा था, उसके लिए आरक्षण की शुरुआत की। तो अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत कब की थी? 1800 थे सॉरी अंग्रेजों ने आरक्षण की शुरुआत जो अपने नियम में किया था वो 1908 में, आगे चल करके 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये आरक्षण की शुरुआत कही जाती है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है 1919 में, और उसमें भी आरक्षण की बात कही जाती है। उसके बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम शुरू होता है और उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी कि नियमतः 1919 में अब पूर्णतः आरक्षण आ चुका था।
उसके बाद फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जिसे पूना समझौता कहा गया। इसमें दलित वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान हुआ। ध्यान से सुनिएगा, दलितों के लिए सबसे पहले आरक्षण की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी और ये 1935 में किया था। और इसमें पूना समझौता आपसे पूछा जाएगा, पूना क्या था? तो पूना पैक्ट में दलितों की आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये चीजें शुरुआत की गई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया और 1942 में बी आर अम्बेडकर ने, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी। क्या थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी ने किया, जिसमें दलितों के आरक्षण की बात की थी 1942 में। ध्यान से समझिएगा इस बात को। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रस्ताव बदलने लगा और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ भारत। और भारत के स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारतीय संविधान ने धर्म, नस्ल, जाति और इन सभी के आधार पर न भेदभाव ना हो और इन सभी चीज़ों के लिए इस आरक्षण की बात कही। और 1947-1950 तक संविधान में बहस हुआ और संविधान जो लागू होता है उसमें अलग-अलग रिपोर्ट आती है और ये संविधान के इतिहास की बात होती है, आरक्षण के इतिहास की बात हम करते हैं। और भी लंबा है। अब नरसिम्हा राव की सरकार ने, जैसे अभी हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस की जो मांग है और ईडब्ल्यूएस हम कहते हैं मोदी जी ने लाया है। नहीं बच्चों, मोदी जी की नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जब 1991 में। तो उस दरमियान ये 10% आरक्षण का प्रावधान पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। तो उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये 10% जो सवर्णों को आरक्षण की बात कही जा रही है, बहुत पहले का था, बाद में इसको लाया गया। तो ये आरक्षण संबंधी सारी चीजें थी। आरक्षण आज की देन नहीं है, आरक्षण 1882 से चले आ रहा है, जब ज्योतिराव फूले ने बात की थी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। उसके बाद फिर किस तरह से सुधार हुआ मैंने आपको बताया है। और भी धीरे-धीरे कुछ-कुछ जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए, कुछ-कुछ जानकारियाँ आपको समझनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को जानिए, ठीक है बच्चों? तो हम फिर से मिलेंगे कल और नए चीज़ों में हम रूबरू होते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं और आप और किस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है? धन्यवाद बच्चों।